नमस्कार, मेरा नाम है विकास शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनफिल्टर्ड हिस्ट्री में। साथियों, हम MPPSC 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विगत वर्षों के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 2025 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और 2024 का पूरा पेपर एलिमिनेशन टेक्निक के साथ सॉल्व कर लिया है। आज हम 2023 का पेपर के कुछ प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे विद एलिमिनेशन टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो इसमें सही क्रम है जो है वो दूसरा वाला है। पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णगणिक वर्ष किसने घोषित किया है? तो यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये UN द्वारा घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? अब भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, ये नारो हिल्स नहीं है। यहाँ ये नारो हिल्स नहीं है। नारो हिल्स की जगह पश्चिम हिमालय, पश्चिमी सुंडालैंड और मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इंडो बर्मा क्षेत्र है, जिसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है। नारो हिल्स ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल में वैज्ञानिक मिशन? तो ये सब जानते हैं, आदित्य L1 मिशन है ये। इसके हम थोड़ा आदित्य L1 मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला मिशन था सूर्य की स्टडी के लिए, ठीक है। 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C57 में भेजा गया था और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इसके महत्व क्या है इसका, कि सोलर एटमॉस्फेयर में कोरोना और क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करेगा ये, और सोलर विंड्स और मैग्नेटिक स्टॉर्म को एनालाइज करेगा साथ में, और स्पेस वेदर की स्टडी भी करेगा, ठीक है। और L1 पॉइंट क्या है, ये 1.5 किलोमीटर दूर, यानी कि सूर्य से 1.5 किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं ये, लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? यानी कि नेशनल न्यूट्रिएंट प्रोग्राम कौन कौन से नहीं हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ये हो सकता है। फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी हो सकता है। अनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस का पहल, ये भी हो सकता है। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऐसा हमने कभी ऐसा कोई राष्ट्रीय नेशनल न्यूट्रिएंट प्रोग्राम नहीं सुना है, और ये न्यूट्रिएंट से संबंधित भी नहीं है, क्योंकि ये मुंह से संबंधित विकारों के लिए है और न्यूट्रिएंट से ऐसा कोई संबंधित नहीं है। तो इसका थोड़ा हम एलिमिनेट करके थोड़ा हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिएंट प्रोग्राम में 4-5 हैं जो हम देख लेते हैं। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। पहले नेशनल जियोटर कंट्रोल प्रोग्राम था ये। इसका उद्देश्य है आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों, घेंगा, मानसिक स्वास्थ्यता, गर्भपात आदि को रोकथाम, ठीक है। मुख्य कार्य इसका क्या है? आयोडीन युक्त नमक का प्रचार करना और नमक में आयोडीन की मात्रा की निगरानी करना, ठीक है। दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाले फ्लोरोसिस यानी कि दांत और हड्डियों की बीमारी को रोकथाम एवं नियंत्रित करता है। मुख्य कार्य इसका क्या है? प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। और ये जागरूकता अभियान भी है। तीसरा है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव यानी कि नीपी, शुरुआत 2013 में हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, रक्तअल्पता की रोकथाम। लक्षित समूह इसका गर्भवती महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होती है एनीमिया की कमी, किशोर किशोरियां, बच्चे, ठीक है। मुख्य कार्य आयरन फ्लोराइड एसिड की गोलियां वितरण करना है। यह एक राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। चौथा है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि ये नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? दांत और मुंह से संबंधित रोग की रोकथाम और उपचार के लिए दंत चिकित्सा सेवाएं, जागरूक करना आदि वगैरह, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। भारत सरकार के प्रमुख नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पोषण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं भाई। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, शुरुआत 1975 में हुई थी। लक्षित समूह 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएं, सेवाएं पूरक पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच आदि।
दूसरा है पोषण अभियान, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है मिड डे मील स्कीम, आप पीडीएफ में देख सकते हैं बाद में, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपडेट कर दूंगा। चौथा है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, और पांचवा है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत देख लेते हैं, पोषण अभियान का हिस्सा है ये, 6x6 रणनीति से एनीमिया में कमी करता है। छठवा है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, और सातवां है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सबसे इकोलॉजिकल सिस्टम कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? तो इसमें ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें इसका आंसर है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समझ लेते हैं क्यों। देखो, सबसे पहले तो ये विशाल आकार होता है समुद्र का, ठीक है, जो कि बाहरी परिवर्तनों से सुरक्षा देता है इसमें। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, ये उच्च ऊष्मा क्षमता तापमान स्थिर बनाए रखती है, मतलब ये ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है, तो इसलिए यहाँ उच्च ऊष्मा तापमान जो वो स्थिर रहता है, ठीक है। और इसकी तीसरी विशेषता है इसकी रासायनिक संरचना अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, जिससे समुद्री जीवन के लिए एक स्थिर वातावरण मिलता है। तो ये इसका एनालिसिस था, ये इसका आंसर था कि क्यों ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल एक दो प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसमें हम पहले बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स डोमेस्टिक वेस्ट और सीवेज और एग्री वेस्ट होते हैं, इनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज और एग्री प्रोडक्ट, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और इसमें ये कीटनाशक है जो ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें कागज़ ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, भोजन और पादप अपशिष्ट ये भी बायोडिग्रेडेबल है, और कास्ट एंड सेल्यूलोज ये भी बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट, शुगर मिल में इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्तर पर जाने में कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो ये इसका उत्तर है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट ज़रूर होती है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, केवल 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है, बाकी 90% या तो रह जाती है, वेस्ट हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी जो कि है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ देख लेते हैं। और ऑस्टियोलोकोस्ट, एक मिनट, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ऑस्टियोक्लास्ट्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑस्टियोपैथी बोन से जुड़ी है, तो यहाँ आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं कि बोन फ्रैक्चर से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ये साउंड पोल्यूशन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि साउंड को बाहर जाने से रोका जाता है, तो जो ये टेक्निक काम करती है बाहर जाने से रोकने के लिए, ठीक है, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है। ये इको फ्रेंडली लो एमिशन होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट कंपोनेंट है, ये लो एमिशन एग्जॉस्ट कंपोनेंट है, और नॉइस पोल्यूशन कम करता है, व्हीकल में और इंडस्ट्रियल मशीन्स में यूज होता है ग्रीन मफलर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक सुधार
किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी समझ लेते हैं, यानी कि बहुआयामी गरीबी क्या होती है। हम यहाँ बहुआयामी गरीबी समझ लेते हैं। तो ये एमपी ने 1.36 करोड़ लोगों को 2023-24 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला था। यह प्रोग्राम एजुकेशन, हेल्थ और लाइव स्टॉक में सुधार करने से आया था। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। यानी कि व्यक्ति को जब ना बेसिक एजुकेशन मिल पाए, ना बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाएँ और ना बेसिक मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड मिल पाए, तब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है। ठीक है, ये बेस्ड भी इसी पे होती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और लिविंग स्टैंडर्ड पे। ठीक है, यह केवल पैसों की बेस नहीं होती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी दर्शाती है। ठीक है, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP प्लस OPHI। और मध्य प्रदेश ने 2023-24 के वार्षिक ईयर में 1.36 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, यानी कि ब्रेप, ब्रेप प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश का प्रदर्शन अचीवर्स रहा है, अचीवर्स का दर्जा मिला है। एक्चुअली इसमें हर स्टेट को लेवल दिए जाते हैं कि अंडर अचीवर्स, टॉप अचीवर्स और अचीवर्स। ठीक है, ये ऐसे लेवल दिए जाते हैं। ये ब्रेप 2020 में आया, मतलब इसको स्थापित किया गया था। इसके अंदर स्टेट्स की इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस देखी जाती है, मतलब जैसे किस स्टेट में कितनी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है, तो एमपी ने नियमों के अनुपालन, उद्यमियों के लिए नीतिगत सुधारों, व्यवसाय शुरू करने और अनुमोदन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, अचीवर, जिसको एमपी को अचीवर्स मिला है, या रैंकिंग व्यापारिक वातावरण को अधिक सुविधाजनक और निवेश के अनुकूल बनाने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। यानी कि जो ब्रेप ये रैंकिंग है, ये कुल मिला के ईज टू डूइंग बिजनेस का काम कर रही है। कुल मिला के बिजनेस को प्रोत्साहन देना, हर चीज़ उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित है। तो मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताओ किन जिलों ने 10 की जनगणना वृद्धि दर निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित है, मतलब किन बढ़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। ये 4 जिले हैं, इनमें जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लेते हैं। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ हम थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं हम, ए, आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देना। तो शिक्षा प्रदान करना सामाजिक कल्याण है, आर्थिक कल्याण बाद में है। ये सबसे इसका मतलब प्रमुख ये सामाजिक कल्याण है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के BPL श्रेणी के, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों, व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। ये कुछ ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना। ठीक है, आगे और ऑप्शन देखते हैं। आदिवासी युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देना। कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ए और सी और डी, ये सामाजिक कल्याण से ज़्यादा जुड़े हैं। आर्थिक कल्याण से प्रमुखता जुड़ा लग रहा है। अनुसूचित जनजाति के BPL श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग, व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी आपूर्ति कराना। तो इसका आंसर यही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपको ऐसे ही थोड़ा एलिमिनेट करना है। आपको क्वेश्चन सबसे पहले ढंग से पढ़ना है। यहाँ आर्थिक कल्याण पूछा गया, तो आर्थिक कल्याण पे आपको ऑप्शन में फोर्स करना है और ऑप्शन को
ढंग से पढ़ के उसको एलिमिनेट करना है। अब थोड़ा हम यहाँ टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023 में एसटी समुदाय के बीपीएल कार्ड से, बीपीएल की श्रेणी से नीचे के लोगों के लिए नए व्यापार और उद्योग हेतु लो कॉस्ट इक्विपमेंट और औजार मशीनें, इनकी कम लागत की मशीनें औजार देने की सुविधा थी, यानी लाई गई थी। इसका लाभ 18 से 55 साल तक के एमपी के, यानी कि मध्य प्रदेश के एसटी कम्युनिटी के लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी नोडल एजेंसी है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है कि लाभार्थी को 10,000 से लेके 1 लाख तक की रकम 7% पर ईयर की इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ दी जाएगी, यानी कि इसमें इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलेगी। यानी कि ऐसा होगा कि जैसे कुछ समय तक आप इसको भरोगे, फिर इसमें अगर आपकी 7% है तो 3% इसमें सरकार भरेगी ब्याज दर और 4% आपको भरनी पड़ेगी। इस प्रकार सब्सिडी पे मिलेगी। तो क्वेश्चन ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? क्लस्टर क्या होता है? एक मतलब मान लो एक ऐसी जगह है जहाँ एक उत्पाद को बनने के लिए हर सुविधा है, मतलब उसके इंफ्रा को बनने के लिए, उसकी टेक्निक्स को बनने के लिए, उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह को बनने के लिए, एक मतलब एक उत्पाद को बनाने के लिए एक ऐसा गांव जहाँ उस उत्पाद के बनने की हर सुविधाएं मिल सकती हैं। उसका बेस मटेरियल भी मिल सकता है, उसके एडवांस मटेरियल भी मिल सकता है, उसके कारीगर भी वही हैं, ऐसी चीज़। तो ये ग्वालियर है। ग्वालियर में ट्रांसफार्मर का समर्पित क्लस्टर है, जहाँ 30+ कंपनियाँ, मैंने बोला 30+ कंपनी ट्रांसफार्मर और संबंधित उपकरण बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16 देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकतम आयु सीमा, जो सबको पता है, 62 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया था? यानी अद्यतन मतलब इंग्लिश एक बार फिर देख लेते हैं। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्यूनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड, मतलब अपडेट कर दिया था या लॉ में ले दिया था एक्ट। ठीक है, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74, इससे हुआ था भारतीय नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 से। हम थोड़ा यहाँ अन्य अमेंडमेंट देख लेते हैं। तो 71 है कई भाषाओं को शेड्यूल्ड 8th में शामिल करना, जैसे और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुई थी जब। ठीक है, तो इसमें कई भाषाओं को शेड्यूल 8th में शामिल किया गया था। शेड्यूल 8 में हम सबको पता है कि अपनी 22 भाषाएं हैं, जिसमें 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 72वें में क्या है? 1952 में त्रिपुरा में एसटी के लिए, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण था। ठीक है, ये आर्टिकल 332 में संशोधन करके किया गया था। 73 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। और 74 में क्या है? शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा संविधान में भाग 9(1) जोड़ा गया था। तो ये 74 में भाग 9(1) जोड़ के हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। हाँ, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? निम्नलिखित। अच्छा, धन विधेयक का मैं एक बात बता दूं, ये केवल राज्यसभा में में ही पेश किया जाता है, और यदि ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और यदि राज्यसभा इस पर आपत्ति भी लगाती है तो उसकी आपत्ति को मानना ना मानना राज्यसभा या लोकसभा के ऊपर है। दूसरी बात, यदि राज्यसभा या विधान परिषद इसको 14 दिनों से एक अधिक समय के लिए रोकती है तो ये विधेयक स्वतः पास माना जाता है। मतलब स्वतः अपने आप, अगर जो विधान परिषद या राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक अपने पास रोकती है तो ये स्वतः पारित माना जाता है उस सदन की तरफ से, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद की तरफ से। थोड़ा यहाँ साफ कर लेते हैं। हाँ,
तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसमें पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। आपको ऊपर के 3 नीचे के 3 विधानसभा अध्यक्ष, ऊपर के 3 नीचे के 3 राष्ट्रपति, ऊपर के 3 नीचे के 3 गवर्नर, ये सब याद करने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो इसमें हम और पहले उसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 320 यानी कि अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 322। अब हम थोड़ा यहाँ और आर्टिकलों के बारे में, इनके और ये जो अनुच्छेद हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अनुच्छेद 320 क्या है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, यानी कि इसमें लिखा भी है अनुच्छेद 320 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की ड्यूटीज़ डिफाइन करता है। स्टेट पीएससी की ड्यूटीज़ डिफाइन करता है, ठीक है। और आर्टिकल 321 क्या कहता है? ये स्टेट और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कार्यों का विस्तार संसद राज्यसभा मतलब संसद राज्य विधानमंडल के कहने पर करता है। मतलब जैसे मान लो अगर कोई विधानसभा अपने स्टेट पीसीएस से कहे कि आपको ये एग्ज़ाम भी कराना है, तो वो उस एग्ज़ाम को भी ऐड कर लेगी, या किसी पद की किसी पद के चयन में करने के लिए कहे तो वो उस प्रोसेस को भी कर लेगी। या जैसे अगर लोकसभा में बिल पास हो कि राज्यसभा यूपीएससी स्टेट एक्स और स्टेट वाई की सामूहिक परीक्षा करवाएगी या दोनों के लिए परीक्षा करवाएगी, तो ये भी हो सकता है। आर्टिकल 322 क्या कहता है कि यूपीएससी का खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संचित निधि पर आएगा, और स्टेट पीसीएस का जो खर्च होगा वो राज्य की संचित निधि से आएगा। आर्टिकल 323 क्या कहता है? यूपीएससी पीएससी अपनी कार्य रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रस्तुत करेगी, यानी कि यूपीएससी अपनी राष्ट्रपति को और स्टेट पीसीएस अपनी राज्यपाल को। राज्यपाल राष्ट्रपति फिर इसको विधान सभा या लोकसभा में आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015 किया गया था। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अगर आते हैं तो करना है, नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग आपकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है डीसी रंगराजन। हाँ, डीसी रंगराजन थे इसका आंसर। थोड़ा हम यहाँ वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि सिंह थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगारिया जी हैं, ठीक है, जो अभी हैं और नए स्थापित हुए हैं। वित्त आयोग करता क्या है? करों का बंटवारा राज्यों के अनुदान की सिफारिश पर वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय बताता है। मतलब जैसे ये एक तो करों का बंटवारा करता है राज्यों केंद्र के समक्ष, दूसरा क्या करता है? राज्यों के अनुदान की सिफारिश करता है। केंद्र को राज्यों को इतना अनुदान देना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनमें डिफाइन होते हैं स्टेट्स। ये आप गूगल करके और पढ़ सकते हैं। दो तरह में दो क्राइटेरिया में डिफाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो ये केंद्र को निर्देश देता है। तीसरा क्या करता है? ये पंचायत और नगर पालिका की धन की व्यवस्था करता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टेट्स इन संस्थाओं को समुचित धन यानी कि कह सकते हैं कि इन संस्थाओं को नीड के हिसाब से धन आवंटित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं वैधानिक निकाय है? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011। तो इसका आंसर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। अब हम यहाँ थोड़ा इसके ऑप्शन में देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 15 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में। तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। हम थोड़ा यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात कर लेते हैं।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, इनकी स्टडी है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन, 5 अदर पर्सन होते हैं, एक सदस्य इसमें सचिव होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 1, 5, 6, 7 सदस्य होते हैं। और इसकी शक्ति क्या क्या है, ये मतलब ये गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना और जांच करना, यानी कि एक दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ रखती हैं। और 3 साल से ज़्यादा पुराने मामले में ये काम नहीं कर सकती, यानी कि कोई मामला 3 साल से अधिक पुराना हो गया तो फिर ये इसके हाथ में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन नंबर 30 तक या 30-31 तक जितने भी हैं, ये सारे आयोगों से क्वेश्चन हैं। हम थोड़ी यहाँ आयोगों के बारे में भी बात कर लेंगे, तो यहाँ रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? सबसे पहले यहाँ देखना है नहीं आता है। तो इसमें है समानता से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। ये ए सी और डी, ये तीनों हैं जो एक गरिमामयी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। ठीक है, जरूरी शिक्षा भी है, पर यहाँ मानव के अधिकारों में ये नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित, ये मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये फंडामेंटल राइट है, हमारा मूल अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। तो ये मानवाधिकारों में नहीं आता है, शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो यहाँ थोड़ा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी। ये एक स्टेटरी बॉडी है, जिसमें अध्यक्ष पूर्व CJI होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। इसमें सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या वर्तमान जज, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य जो मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इस चयन समिति के अकॉर्डिंग। जिस चयन समिति में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, होम मिनिस्टर जी होते हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और वाइस चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और स्पीकर होता है लोकसभा का। ये इतने लोग होते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह सिविल कोर्ट्स की पूरी पावर इसमें होती हैं। और इसमें भी 1 साल से ज़्यादा पुराने मामले में ये मतलब इसके दायरे के बाहर हो जाता है। अगर कोई मामला 1 साल से बाहर ज़्यादा हो गया तो इसके दायरे से बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या 3 होती है, यानी कि अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कि 5 लोग होती है। ये भी सिविल कोर्ट की पावर रखता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2004 में 89वें यानी कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत 338A अनुच्छेद में हुई थी। ठीक है, इसमें 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर होते हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो इसमें अधिकतम है 6 वर्ष, यानी कि इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूछा गया। वो मैक्सिमम अपना पद पर मतलब अपने ऑफिस पर, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस पर कितने दिन तक रह सकते हैं? तो ये 6 ईयर है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच ये कैग का पद है। ठीक है, इनकी आयु, इनका टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वो होता है। और इनको हटाया कैसे जाता है? इनको सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सैलरी इनकी भारत की संचित निधि पर भारित रहती है। ठीक है, और अपने कार्यकाल के बाद ये यानी कैग बनने के बाद ये किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं, किसी पद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में स्थित है, पर इसकी ब्रांचेस भी हैं। इसकी ब्रांच है भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में। ये भी स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, इसमें 1 चेयरपर्सन होता है, 10 से 20 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर या जुडिशल से रिलेटेड मेंबर होते हैं, यानी कि इसमें 10 से 20 अदर मेंबर और 1 चेयरपर्सन होता है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि 90 दिन के भीतर व्यक्ति इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो इसमें प्रोफेसर योगेंद्र कुमार, हाँ योगेंद्र कुमार अलग हैं, इसके प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग हैं। थोड़ा हम यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 315 यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में बताता है। आर्टिकल 316 चेयरपर्सन का टेन्योर और अपॉइंटमेंट बताता है, ठीक है। और जॉइंट स्टेट पीसीएस एग्जाम कैसे, जॉइंट स्टेट पीसीएस होता है तो इसके लिए उस स्टेट से पूछकर और पार्लियामेंट में बिल पास करके ये होता है। तो दोस्तों आज कुछ तबीयत ठीक ही लग रही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।